Okay, class. You can mark your attendance in the chat box with your sections. क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ऑडिटिंग में जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है इट इज रिलेटेड टू द ऑडिटर एंड द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस और अभी तक हम लोगों ने ऑब्वियसली दो केस स्टडीज भी ले ली जो कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड थी. एम आई ऑडिबल क्लास? यस मैम. ओके बेटा. ओके, थैंक यू. हमारा थर्ड यूनिट एंड हो चुका है क्लास. आज हम लोग फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लेंगे विच इज फोर्थ यूनिट हमारा स्पेशल कंपनीज के ऑडिटिंग से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज स्पेशल ऑडिट, क्या होता है. बेसिकली ऑडिट का प्रोसेस जो सिंपल प्रोसेस होता है वो सब हम समझ चुके हैं और किस तरह से वो कंडक्ट किया जाता है, लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस वाइल कंडक्टिंग स्पेशल ऑडिट. और स्पेशल ऑडिट में कौन कौन से सिनारियो हैं, किसका, क्योंकि अलग अलग कैटेगराइज होते हैं. कॉस्ट के ऑडिट होते हैं, बैंक के ऑडिट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिटिंग होती है, एक्सपोर्ट हाउसेस की ऑडिटिंग होती है. तो इनको एक अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएट किया जाता है. इसी तरह सिमिलरली एक बनाया जाता है स्पेशल ऑडिट. तो अगर हम लोग डेफिनेशन से समझें तो अ स्पेशल ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज अ टाइटली डिफाइंड type of audit that is conducted in order to prove into a specific area of the organization activities. Obviously, जैसा इसका नाम है special audit, it means it is defining something special, something crucial, depend on the texture, depend on the activity. जो भी पर्पज है हमारा उस पर डिपेंड करता है स्पेशल ऑडिट. As a matter of fact, it can be seen that this type of audit is mainly initiated by a third party. Yes, as we know that auditing companies जो होती हैं, auditing firms जो होती हैं, वो basically एक तरीके से third party ही होती हैं. They conduct the audit of a particular company and auditing company we can say, and uh, for whom they did the audit process by for the shareholders, for the investors. और बेसिकली जो ये इनिशिएट करती हैं ये किसके लिए करती हैं, ये जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, या जो भी उस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ऑडिटिंग करते हैं. तो ये जो थर्ड पार्टी होती है, ऑडिटिंग टीम होती है, ये स्पेशल ऑडिट जब इसको स्पेशलाइज तरीके से बोला जाता है, मींस लीगल. अगर कोई लिक्विडिटी सीन बन रहा है, इफ कंपनी इज लिक्विडेटिंग, तब भी उसकी ऑडिटिंग कराई जाती है कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ फेक सिनारियोज दिखाए हैं जिसकी वजह से वो मिसलीड करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो बैंकरप्ट हो गए, हम अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं दे पाएंगे. इज दिस द सिनारियो, क्या ऐसा कुछ हो रहे हैं? तो ये सारे रीजंस जानने के लिए ऑडिटिंग कराई जाती है, तब स्पेशल केसेस की ऑडिटिंग कही जाती है. या गवर्नमेंट की तरफ से एक बाउंडेशन बनाई जाए कि वी हैव टू टेक स्पेशल ऑडिट बाय इफ दे आर मिसलीडिंग. या कई बार होता है ना, कंपनीज के शेयर्स इतने ज्यादा डाउन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है, तो क्या रीजंस है? तो गवर्नमेंट उन्हें टेक ओवर कर लेती है. गवर्नमेंट कहती है, जो और फर्दर बड़ी कंपनीज है उनसे कहती है कि आप इन्हें एक्वायर कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहती कि कोई अगर बिजनेस रन कर रहा है तो वो बिजनेस एकदम से बंद हो जाए. वो हमेशा चाहती है कि वो जो बिजनेस है वो रन करता रहे, बिकॉज उस बिजनेस से गवर्नमेंट को भी टैक्सेस के थ्रू बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, कई सारे लोगों को जॉब भी मिल रही होती है. तो ये सारी चीजें इनिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरह से एक ऑडिटर रखती है. ऑडिटर की ऑब्वियसली हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब पढ़ ही चुके हैं. सो वी कैन से कि इस तरह की फ्रॉड्स हो जाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से किसी कंपनी में कोई कंट्रोल करना होता है, तब इस तरह के स्पेशल ऑडिट्स कंडक्ट कराए जाते हैं. एंड फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन, कंट्रोल ऑडिट्स, कॉस्ट ऑडिट्स, फ्रॉड ऑडिट्स, ऑडिट्स बेस्ड ऑन दी रॉयल्टी, ऑडिट्स बेस्ड ऑन दी गुडविल्स, ये या एसेट्स के ऊपर भी हो सकता है स्पेशलाइज, कि आपने अपनी एसेट्स छुपा के रखी है, बताई नहीं है क्लियरली, देन वी कैन इम्पोज और फोर्सफुली
audit by the government. These are the scenario. Next हम लोग बात करेंगे स्कोप क्या है, जो ये स्पेशल ऑडिट कराया जाता है. व्हाट आर द स्कोप्स फॉर द स्पेशल ऑडिट? फर्स्ट है कंप्लायंस ऑडिट. कंप्लायंस ये जो और इंश्योरेंस, फायर एनओसीज, और अगर विमेन एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रही हैं और तो आपके यहाँ क्रचेस बने होने चाहिए उनके बच्चों के लिए, और उनके लिए कॉमन रूम बने चाहिए. मतलब विमेन एम्प्लॉयज हैं तो आपके पास स्पेशल फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके लिए. तो उनके लिए कंप्लायंसेस कराए जाते हैं और ये कंप्लायंसेस जरूरी होते हैं. एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंप्लायंस भी होते हैं कि आप ऐसा तो नहीं कोई ऐसा केमिकल तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट तो नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह के कंप्लायंस के ऑडिट भी कराए जाते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑडिट, आपने जो कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है तो ये उससे रिलेटेड है. और इसको हम लोग यहाँ पर तो डायग्राम में आपको ये 5 काइंड के स्कोप्स दिख रहे हैं. कंप्लायंस ऑडिट, कंस्ट्रक्शन ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, एंड 5th इज टैक्स ऑडिट. तो हम लोग एक एक एक्सप्लेन करके समझते हैं. कंप्लायंस ऑडिट, दिस इज मेनली कंडक्टेड when there is a need to examine the policies and procedures to check if they follow internally or regulatory standards. एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो ना कि कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो उस डेवलपमेंट से रिलेटेड हम देखते हैं कि जो भी बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में देखते हैं ना कि एग्जिट 2 तरीके से होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय के बैठने के लिए होता है ना कि एक ठीक ठाक एम्बियंस होना चाहिए, ठीक है. तो ये जो बिल्डिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में अगर कंप्लायंस कराया जाता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि अगर फायर हो जाता, अगर आग लग जाती है तो आपका एग्जिट पॉइंट कौन सा रहेगा, और अगर फायर के टाइम में आपके पास इतने फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अगर छोटा सेटअप होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर से काम चल जाता है, बट अगर आपका सेटअप बड़ा होता है तो क्या करते हैं लोग, उनके पास हॉज पाइप्स बोलते हैं उनको, वो भी होने चाहिए. और आप देखते होंगे कि उस जो हॉज पाइप्स होते हैं उनके आने जाने का रास्ता भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा तो पानी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा. तो ये जो हॉस पाइप नोजल्स होते हैं और ये जो वाटर जहां से आएगा, ठीक है, ये कितना फोर्सफुली आ रहा है, कितना इफेक्टिवली काम करेगा. तो ये अगर हम फायर एनओसीज लेते हैं या फायर का कंप्लायंस कराते हैं तब इस तरह से चीजें चेक करी जाती हैं. और कोई भी बिल्डिंग बनती है तो हर एक पैरामीटर पे उसको चेक किया जाता है. बीम्स, पिलर्स, स्टेयर्स, आपके पास कई तरह के रास्ते होने चाहिए. आपके यहाँ लिफ्ट है बट स्टिल आपके यहाँ स्टेयर्स भी होनी चाहिए. इसके अलावा भी इमरजेंसी एग्जिट्स भी होने चाहिए. अगर हम फैक्ट्रीज के सेटअप की बात करें तो वहां पर ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंप्लायंस ऑडिट. और बेसिकली उनकी पॉलिसीज, प्रोसीजर और जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ना वो जरूर देखने चाहिए. जैसे अगर आपके पास आपके लिए वाटर सप्लाई भी दी जा रही है, पीने का पानी भी अगर आपको दिया जा रहा है, तो उन्हें ये चेक करना पड़ेगा कि पीने का पानी, पीने के स्टैंडर्ड्स, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच लेवल होता है वो उस लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, गंदा पानी तो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है. तो ये चीजें, इवन लाइट तक की फैसिलिटी देखी जाती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पे लाइट आपको फुल मिल रही है, ऐसा तो नहीं आपकी आंखों पे जोर पड़ रहा है. तो ये सारी चीजें कंप्लायंस का ही पार्ट है. इवन इंश्योरेंस ऑल्सो. सेकेंड स्कोप है कंस्ट्रक्शन ऑडिट. This analyzes the cost that occurs for a given construction project. In the same manner, this also tracks down the actual amount that is paid to contractors, suppliers, and other reimbursement that take place in that regard. कंस्ट्रक्शन उसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स है, डैम्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो ये जितने भी कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट चल रहा है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड. अच्छा, ये पता है इनके स्कोप्स को इस हिसाब से कैटेगराइज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग ऑडिट्स कराते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं. क्योंकि एक्सपर्ट्स आपको बताकर देते हैं कि भाई
कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आना चाहिए। कई बार हम देखते हैं ना कि जब भी फ्लाईओवर्स बनते हैं तो वो रुक जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलता है भाई अब इतने में बन नहीं पा रहा है और हमें और पैसा चाहिए और फंडिंग चाहिए, तो उसके लिए फिर वो इनिशिएट करता है। तो क्या होता है, उसकी ऑडिटिंग होती है, ठीक है, चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सही कह रहे हैं, क्या सच में बजट कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसा करा जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी ऑडिटिंग कराई जाती है, प्रॉपर देखा जाता है कि जितने आपको फंड्स दिए गए वो फंड्स आपने कितने यूटिलाइज किए और कितना पैसा अभी आपको और चाहिए, नीडेड है फॉर फर्दर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड ऑडिट को कंस्ट्रक्शन ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। Information system audit is mainly conducted when there is a need to review the overall controls present in software development. Information system बेसिकली आज के सिनारियो में अगर हम लोग देखें तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर चीजें ऑनलाइन करी जा रही है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन सब ऑनलाइन सिस्टम पे डाली जा रही है, ठीक। तो जब उनकी ऑडिटिंग होती है, यानी कि इसके एग्जाम्पल में हम लोग आईटी कंपनीज को भी ले सकते हैं, नेट इंटरनेट जो प्रोवाइड कराते हैं वो कंपनीज भी इंक्लूडेड होती हैं। और उसके साथ में सारी कंपनीज इसलिए इंक्लूडेड होती हैं क्योंकि हर कंपनी आज के टाइम में किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, किसी ना किसी स्पेसिफिक उनके अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। और हर एक कंपनी आप देख रहे हो ना, ज्यादातर हर एक कंपनी, इवन वो गवर्नमेंट की कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो, सभी का ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स होती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तो थ्रू ऑनलाइन ही काम करती हैं, जैसे स्टार्टअप्स, जोमेटो हो गया, ये बहुत सारे हैं। आप देख रहे हो ना, ये इनका कोई स्टोर्स नहीं होते हैं, ये एक पर्टिकुलर एक जगह से पिकअप करती हैं, देन दूसरी जगह पे ये डिलीवर कर देती हैं। तो इनका पूरा ही सिस्टम ऑनलाइन है। तो जब इन कंपनीज की ऑडिटिंग होती है तो वो भी स्पेशल ऑडिट के केस में ही ली जाती है। और इनमें भी देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं आप जो लोगों का डेटा है, क्योंकि ऑनलाइन डेटा आप ऐसा तो नहीं लोगों को शेयर कर रहे हो, प्रिवेसी तो नहीं लीक हो रही है, सॉफ्टवेयर कितना बेटर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में लीकेज तो नहीं है, ठीक है, स्पाईवेयर्स तो नहीं है जो ऐसे काम कर रहे हो स्पाईवेयर से रिलेटेड। तो अभी एक ऐसा भी बहुत बड़ा इशू चल ही रहा है, ठीक है। तो आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी स्पूफिंग मिलेगी, है ना, बहुत सारी ऐसी क्लोनिंग, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स देखने को मिलेंगी जिसके थ्रू जो डेटा होता है वो लीक किया जाता है। इन्हीं का एक ग्रुप भी है इल्यूमिनाटी करके, जो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी उसमें कहा जाए कि बग्स होती हैं वो डालते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं, ये जो ग्रुप है ये बताने की कोशिश करता है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को और अपडेट करने की जरूरत है, नीड है, और अभी भी आप पूरी तरह सिक्योर नहीं है। वेल ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट जब भी कराया जाता है तो स्पेशल ऑडिट के स्कोप में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट। Investigative audit takes place when there is a need to find details of a specific event or an incident within the company that was suspicious. वर्ड से पता चल रहा है ना, इन्वेस्टिगेटिव यानी आपको इन्वेस्टिगेशन यानी स्पेशल रीजंस हो, स्पेशली बोला गया हो कि आपको डाउट्स हो रहे हो, फ्रॉड्स हो रहे हैं। जैसे ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बना के दी, ठीक है, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बना के देने के बाद बोला कि भाई अभी भी कहीं डाउट्स हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि अभी भी नीडेड है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है और मैनेजमेंट को छुपा रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, वो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट के लिए एनफोर्स करते हैं और उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कराते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स को दिया जाता है कि आपको एक इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट कराया जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और जो कंडक्ट करते हैं इसको वो कैग के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से अपॉइंटेड होते हैं कि भाई आपकी ऑडिटिंग में कुछ फ्लॉज दिख रहे हैं, ऑडिटर आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, डाउट्स हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। ये तो बहुत बार होता रहता है, हम लोग थोड़े थोड़े टाइम में सुनते रहते हैं। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देखते हो ना 2G स्पेक्ट्रम वाला मामला जो हुआ है, जो
जिसको, और कोल माइंस वाला जो मामला हुआ था, है ना, इनमें सब में इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट ही हुआ था। ठीक। लास्ट है टैक्स ऑडिट। ये सबसे ज्यादा हम लोग सुनते हैं, टैक्स ऑडिट, कि भाई आपने इनकम टैक्स ठीक से जमा नहीं किया है, इनकम टैक्स आप छुपा रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, आप उसको अवॉइडेंस कर रहे हो या इवेजन कर रहे हो, दो चीजें होती है। अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप जो टैक्स के लूप होल्स हैं, ठीक है, जो एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट के जो लूप होल्स हैं, आप उनका फायदा लेकर आप टैक्स देर से जमा कर रहे हो या डिले कर रहे हो या नहीं दे रहे। और अब अवेजन का मतलब होता है, टैक्स इवेजन की अगर हम लोग बात करें तो उसका मतलब है आप जानबूझकर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आपको टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। आपको तभी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है एक इन्वेस्टिगेटर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं। इन सारे क्लास में सारे ही चीजों में क्लास ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑडिटर होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता ही होता है, और साथ में उसके पास सर्टिफिकेशन होता है फॉर द ऑडिटिंग। तो बेसिकली ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, हम कह सकते हैं। और तो लास्ट हो गया टैक्स ऑडिट। तो दीज आर 5 स्कोप्स ऑफ दी स्पेशल ऑडिट, या हम एक तरीके से कहते हैं, कह सकते हैं टाइप्स। इन्हीं 5 कैटेगरीज के अंदर ही सारे स्पेशल ऑडिट कंसिडर किए जाते हैं। टैक्स, इन्वेस्टिगेशन, कंप्लायंस, कंस्ट्रक्शन, एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ने स्पेशल ऑडिट के लिए अलग अलग सिनारियोज बना रखे हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी में कहा जाए कि छुपाते हैं, इसी में चोरी करने की कोशिश करते हैं, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी इनकम को कम करके बताते हैं, क्योंकि इनकम पे उन्हें टैक्स देना पड़ता है, तो वो बेसिकली अपनी इनकम्स को छुपाते हैं। तो सबसे बड़ा अगर हम लोग जेस्चर कहेंगे तो वो इनकम टैक्स ऑडिट ही है, या टैक्स ऑडिट कह सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द स्पेशल ऑडिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनके अलग अलग कैटेगरीज हैं, ए बी सी करके। तो ए कैटेगरी के अंदर ये पॉइंट्स हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से। द रेशनल बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पेशल ऑडिट। ए पॉइंट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, अलग अलग सेक्शन से है। एसएससी, एसएससी वर्ड यूज होता है फॉर द पर्सन हु इज गोइंग टू पे द टैक्स। और एसएससी का मतलब ये हो गया कि आप जिस ईयर में, ये थोड़ा सा इनकम टैक्स वाला पार्ट है, बता देते हैं कि जिस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है वो ईयर होता है प्रीवियस ईयर। जैसे 18-19 हो गया प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पर हम टैक्स देते हैं किस ईयर में, असेसमेंट ईयर में। यानी 18-19 प्रीवियस ईयर हो गया, 19-20 में हम टैक्स देते हैं, 19-20 हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, क्योंकि हम 19-20 में असेसमेंट कर रहे हैं पिछले साल का, यानी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो एसएससी उसको बोलेंगे। तो अब एसएससी वो इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एसएससी इज लायबल टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। ठीक है, एसएससी के ऊपर यह लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 44A(b) के तहत। ये लायबिलिटी है बाय द एक्ट कि आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने ही हैं, इसीलिए लोग अपने अकाउंट्स ऑडिट कराते हैं। अगर वो एक सर्टेन टर्नओवर से ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली उनके 6 मंथली ऑडिट किया जा रहा होता है, और वैसे ईयरली ऑडिटिंग वाला प्रोसेस कंपलसरी है। इंटरनल ऑडिट तो 1 महीने के लिए भी हो सकते हैं, 3 महीने और 6 महीने के लिए, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सेकेंड पॉइंट है, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 44A(b) is to determine whether the calculated by SSC। सेकेंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है क्या आपने अपना जो टैक्स कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो एज पर सेक्शन 44A(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग किया है, जो रूल्स रेगुलेशन उसमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग किया है या नहीं।
ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, मतलब ये स्पेशल ऑडिट के केसेस हैं, ये सारी चीजें उसमें चेक किए जाएंगे। फिलिंग ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44A(b) बाय द चार्टेड अकाउंटेंट, जो आपकी कंपनी का चार्टेड अकाउंटेंट है, उन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी है या नहीं करी है, विच इज अंडर सेक्शन 44A(b), ठीक है। फुल प्रूफ आपके सरकमस्टेंसेस उसमें आपने शो किए हैं या नहीं, कब कब आपको टैक्स देना पड़ा, कितना टैक्स देना पड़ा, आपको टैक्स में छूट मिलती है, तो ये भी देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं आपने टैक्स में छूट ली है लेकिन आपने फाइल नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारे सिनारियोज, सरकमस्टेंसेस चेक किए जाएंगे कि आपको जो छूट मिली है वो सही है, जो रिबेट मिली है वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सेज इट मींस इवन आफ्टर फिलिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट फिल करने के बाद अंडर सेक्शन 44A(b) कहता है सर्टेन कोर इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिक्वायर्ड। उन्होंने बोला कि इसके बाद भी आपने रिपोर्ट फाइल कर दी है, लेकिन उसके बाद भी अगर केसेस मैच नहीं करते हैं, अगर कहीं डाउट्स होते हैं, जैसे आपसे बोला गया कि आपको 5 लाख तक की छूट मिलेगी, लेकिन वो 5 लाख तक की छूट तभी मिलेगी जब आपने इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए हो, जब आपने अपने एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड दिया हो, उसमें कंट्रीब्यूशन किया हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तभी मिलेगा। तो अगर ऐसा देखा जाता है कि वो जो केस है वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला जाता है, जिसको हम लोग टैक्स ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल दैट इफ एसएससी who is not liable to get its accounts audited under section 44A(b) because his turnover is below 1 crore runs such kind of business which is specialized in nature, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल बात करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपका टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए, तो कई बार जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि अपना जो टर्नओवर होती है वो 20 लाख से बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 5 रुपए, 10 रुपए या 1,000 रुपए इतना नीचे कर लेती है। उससे क्या होता है कि वो जो कंपल्शन है ना उनके ऊपर कि आपका टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए, और कई सारी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 40 लाख है, जैसे जो मेट्रो सिटीज है वहां पर 40 लाख का रेशियो है, और कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर 20 लाख की लिमिट है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो हम ये देखते हैं कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 20 चाहिए, तो हम 20 से जरा सा नीचे ही रहते हैं। तो ऑडिटर का ये काम है कि वो भाई ठीक से चेक करे, ऐसा तो नहीं कि उनका 20 हो रहा था बट उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसी साल के फायदे थे हमारे, पर हमने इस साल वो शो नहीं किए, इसीलिए शो नहीं किए क्योंकि हमारा 20 से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, तो ये कंडीशन देखी जाती है। लास्ट पॉइंट कह रहा है द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, आपके ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट वाले हो रहे हैं, आपके एक्सचेंज रेट उसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना बड़ा है, कितना मतलब बल्क में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स कितना है, उसमें डिस्काउंट्स है या फर्दर और तरह की एक्टिविटीज हैं, तो वो भी देखा जाता है। तो ये सब चेक किया जाता है इन स्पेशल ऑडिट। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट, टैक्स ऑडिट में नॉट कवर दीज इश्यूज। कुछ इश्यूज हैं जो ऑडिट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कवर नहीं करती है, जैसे हम लोगों ने कंप्लाइंस की बात करी, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड पार्ट ही कवर करते हैं, तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, बट स्टिल एसएससी इज लायबल। नेक्स्ट पॉइंट है जो रिक्वायरमेंट है, जो और फर्दर स्पेशल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है जो टैक्स ऑडिट के अलावा है, वो आती है अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A में आती है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोसीडिंग्स यानी कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि कुछ अभी भी चीजें हैं जो रह गई हैं, वो एक के बाद एक प्रोसीडिंग्स करी जाती है और अप्रूवल्स लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशंस गैदर करी जाती है इसके आगे के प्रोसेसेस में, वो सारी चीजें आती हैं अंडर सेक्शन, वो जो टैक्स ऑडिट वाला है वो 44AB सेक्शन है, और जो और इसके अलावा जो स्पेशल ऑडिट की कंडीशंस हैं वो 142(2)A में आती हैं, स्पेशल ऑडिट का पार्ट है ये। तो ये सारा पार्ट आता है ए में, ठीक है।
बी में डी कोडिंग ऑफ सेक्शन, जो ऊपर हम लोगों ने अभी यहाँ पर सेक्शंस पढ़े ना, स्पेशल कंडीशन वाले सेक्शंस हैं, उनको डी कोड किया जाता है, यानी उनको और इलेबोरेट करके बात करी जाती है, वो करी जाती है इसमें अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A से लेकर 2D तक। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 142 सेक्शन है, उसका 2A से 2D तक हम लोग डी कोड करते हैं, यानी डी कोड का मतलब हुआ जो ए पार्ट था ना, यहाँ पे बी पार्ट आ गया, जो ए पार्ट था उस ए पार्ट की हर एक सेक्शन को हम इलेबोरेट करके स्पेशल कंडीशंस को देखते हैं, वो देखते हैं 142 में। ठीक है, अब इसका आता है सेकंड पॉइंट बी का। ठीक है, फर्स्ट वाले में वही है, डिकोडिंग वाला ही सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट था हमने वो नोट डाउन किया इसमें। सेकंड में आता है एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट आर कवर्ड इन सेक्शन 142। तो सबसे पहले है जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका नेचर क्या है, वो देखा जाता है 142(2)(a। और ये बी का, ये लॉ का ही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बी, और बी का ही सेकेंड है। ठीक है, रोमन में सेकेंड है। इसमें पॉइंट्स हैं, द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट कैन बी गिवन ओनली इफ द फॉलोइंग सिचुएशन ट्रिगर्ड। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पाई जाती है तभी स्पेशल ऑडिट, स्पेशल केसेस जनरेट किए जाते हैं और स्पेशल ऑडिट के लिए बोला जाता है। और ये बहुत कम होता है, जब तक बहुत लार्ज वॉल्यूम में नहीं होता है, जब तक ऐसे कोई केसेस नहीं होते तब तक इतना मतलब स्पेशल ऑडिट के लिए नहीं बोला जाता है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ना, पीएनबी बैंक का जब हुआ था तब स्पेशल ऑडिट हुआ था। ठीक है, तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है और ज्यादा लोगों पर जब इम्पैक्ट पड़ता है तभी हम स्पेशल ऑडिट के लिए बोलते हैं। अदर देन दैट हम स्पेशल ऑडिट के लिए कंसीडर इतनी जल्दी नहीं करते हैं। तो क्या डायरेक्शंस है, पहला नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, हम देखते हैं कि नेचर कैसा है, क्या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादातर लोगों पर पड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स कितना है, क्या बहुत ज्यादा आपस में उलझा हुआ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है तो कोई बात नहीं, स्पेशल ऑडिट की नीड नहीं है। बट अगर उसमें बहुत सारे उसके रूट्स जो हैं, वो रूट्स सब रूट्स बहुत ज्यादा नीचे तक डीपली इनहेरेंट जा रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम देखेंगे उन चीजों को स्पेशल ऑडिट की कैटेगरी में डालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द अकाउंट्स, यानी जैसे हम लोगों ने मान लिया या उनके केसेस में हम लोग देखते थे ना, चौकसी, ये सब क्या हो गया, इनका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, इतना बड़े वॉल्यूम के इनके ट्रांजैक्शन से, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनके बैड डेट्स या एनपीएस बहुत ज्यादा हो गई। और बाद में जब मर्जर हुआ है ना पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा अगर किसी बैंक का एनपीए था तो पंजाब नेशनल बैंक का था। बट आफ्टर दी मर्जर्स, जो मर्जर हुए ना पंजाब नेशनल बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो मर्जर हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का भी एनपीए नहीं था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी एनपीए नहीं था। तो ऑब्वियसली जब इन दोनों का मर्जर हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, तो अपने आप ही इम्पैक्ट पड़ा और पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए अपने आप ही रिड्यूस हो गया। तो गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है, वो देखती है कि कैसा कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो ये वॉल्यूम था ना ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट बात हो रही है डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स हैं उनके जो करेक्शन के लिए, ऑडिटिंग के लिए जो चीजें देखी जाती है ना, उसमें सर्च किया जाता है कि भाई पर्टिकुलरली अगर ये ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम का अमाउंट है, तो ऑब्वियसली कई सारे अकाउंट्स होंगे, कई सारा अमाउंट है जो हमारा सीज हो के रह जाएगा। इवन हम लोग ने देखा था कि आरबीआई ने भी रोक लगा दी थी। और उससे पहले अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र का एक बैंक था जो ग्रामीण बैंक था, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था, रीजनल रूरल बैंक था वो, वहां पर भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो आरबीआई ने अपनी तरफ से क्या करते हैं, आरबीआई ब्लॉक कर देता है पैसा कि भाई अभी कोई भी नहीं निकालो जब तक अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं होते हैं और इसका सोल्यूशन नहीं निकाला पाता। ठीक है, तो देखा जाता है कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर, वॉल्यूम, डाउट्स, और उसके अकॉर्डिंग हम स्पेशल ऑडिट के लिए बोलते हैं। तो ये तो मतलब कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम स्पेशल ऑडिट के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है
The requirement must be satisfied before giving the direction of special audits. गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट के लिए बोलने से पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो भी देख लेते हैं। यानी रिक्वायरमेंट्स का मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी हो, आपने पिछले अपने सारे अकाउंट्स क्लियर कराए हो, आपके पास पूरी डिटेल हो लीगल पैरामीटर्स की, कौन पर्सन था जिसने आपके अकाउंट्स ऑडिट किए इससे पहले, कौन ऑडिटर था जिसने ये सारी चीजें नहीं देखी। हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन, आपका ट्रेंड कैसा चल रहा है, मतलब आपकी सेल्स कैसी है, आपके अगर बैंक्स हैं तो आपका आपका कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना लोन्स है, हर एक चीज जो आपके पास आना चाहिए इंफॉर्मेशन वो आपके पास पूरी है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इवन इफ द कंपनी इन्वॉल्व इन द अकाउंट्स इज प्रूव्ड दैट ड्यू टू विच इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू डजंट गेट एडवर्सली हैम्पर्ड। ठीक है, अगर हम स्पेशल ऑडिट के लिए बोलते हैं उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि एडवर्स इफेक्ट आ रहे हो अकाउंट्स पे, ये भी देखा जाता है क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे लोग जिनका उसमें शेयर होल्डर्स या जो भी लोग उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको इश्यूज ना हो, उनको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, लास्ट है बिफोर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। स्पेशल ऑडिट के लिए जब बोला जाता है तो कंपनीज को भी पूरा चांस दिया जाता है वो अपना जो होता है ना अपना साइड, अपनी प्रॉब्लम्स को भी बता सकें, और ये भी कंपलसरीली देखा जाता है कि भाई उनको भी पूरा चांस मिले अपनी सफाई में अपनी बात कहने का, या अपनी तरफ से कोई लीगल जो भी उनका प्रोसिक्यूटर है उसको रखने का चांस उनको मिलना जरूरी होता है। नेक्स्ट है ये सेकंड वाला था, अब थर्ड वाले में हम लोग बात कर रहे हैं वाई अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी सर्व। ऐसा क्यों होना चाहिए, उनको क्यों ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर बीइंग हर्ड, उनको क्यों ये चांस, मतलब इतनी बड़ी गलती करने के बाद उनको ये चांस क्यों मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके रीजंस हैं फर्स्ट द फैक्टर्स विच विल बिकम द बेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट आर सब्जेक्टिव। यानी जो रीजंस है ना स्पेशल ऑडिट के वो सब्जेक्टिव होने चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उनके रीजंस को आप डीपली असेसमेंट करो, ये नहीं कि आपने देखा आपने टैक्स छुपाया इसलिए, नहीं, आपने वो टैक्स अगर छुपाया है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, क्या वो पूरी तरीके डिस्क्लोज हो पा रहा है कि आपके रीजंस जिन्होंने अपील करी है उनके अकॉर्डिंग है, या जो कंपनी है जो बैंक है जो विक्टिम है उनके अकॉर्डिंग है। तो सारी चीजें सब्जेक्टिव बेसिस में यानी थॉरली देखनी चाहिए। इन सम केसेस द कोर्ट हेल्ड द असेसिंग ऑफिसर मस्ट possess a working knowledge of accounts। ऑब्वियसली जो असेसिंग ऑफिसर रखा जाता है, जो प्रोसिक्यूटर रखा जाता है, वो या तो खुद में केपेबल हो, इसीलिए सेल्स टैक्स ऑफिसर रखे जाते हैं जो इसमें देखते हैं, जो टैक्स की रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज होते हैं वो टैक्स की कैटेगरीज को देखने में, अकाउंट्स को देखने में, और वो सब्जेक्टिव नॉलेज उनके पास होती है। तो असेसिंग ऑफिसर ऐसा रखा जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोटोनस एंट्रीज डजंट मीन, यानी सिमिलर अगर एंट्रीज हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एसएससी के ठीक तरीके से थॉरली चेक होने चाहिए कि अगर सिमिलर एंट्रीज पास हो रही हैं वो सिमिलर एंट्रीज कितनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और इनकी क्या क्रॉस एंट्रीज पास करी गई है। तो बेसिकली असेसिंग ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ सके। ये स्पेशल ऑडिट की कहा जाए कंडीशन है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, ये थर्ड वाला था, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की बात करी जा रही है, यानी क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो भी डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 142 में। बिफोर गिविंग डायरेक्शंस, स्पेशल ऑडिट के लिए बोलने से पहले जो एसएससी है उसके पास पूरे चांस होने चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप अपना लीगल जो प्रोसिक्यूटर है वो ला सकते हो, वो आपके बिहाफ पे बात कर सकता है। पहले ये प्रोसीजर का पहला स्टेप है। सेकंड, स्पेशल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, जो स्पेशल ऑडिट करेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ये कंपलसरी है बाय द एक्ट। थर्ड पॉइंट कहता है
द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, रेम्यूनरेशन है, वो कंपनी बियर करेगी, ठीक है, फॉर दी स्पेशल ऑडिट। फिफ्थ पॉइंट कहता है ऑडिट रिपोर्ट, यानी जो ये स्पेशल ऑडिट है इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट बनती है। स्पेशल ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट जो बनती है उसको स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। या कंडीशंस मेंशन कर दी जाती हैं कि स्पेशल ऑडिट कराई गई थी जिसकी हमने स्पेशल रिपोर्ट बनाई है। अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो ये हमें इनकम टैक्स इंडिया की जो ऑनलाइन वेबसाइट है ये मेंशन करी हुई है उसमें। और रिपोर्ट बनाने का जो ऑडिट रिपोर्ट है ना उसका सेक्शन है, सेक्शन नहीं सॉरी, फॉर्म है, वो 6B फॉर्म है। जो रिपोर्ट्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, क्लास हम लोगों ने जैसे फॉर्म्स भरे थे, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में फॉर्म्स की हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है फॉर्म 6B भरा जाता है जिससे ये पता चलता है कि आपने स्पेशल ऑडिट कराया है, ठीक है। अ, और ये रिपोर्ट्स कौन सबमिट करता है? स्पेशल असेसिंग ऑफिसर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो रिपोर्ट सबमिट करता है, वो रिपोर्ट्स अपनी बनाता है, ठीक है। और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्पेशल ऑडिट की टीम का मेंबर होता है या इंडिविजुअल ऑडिट कर रहा होता है। और ये जो ऑडिटिंग टीम या इंडिविजुअल है, ये जो एसएससी है उसके लिए टाइम भी दिया हुआ है। हाउएवर इन नो केस मैक्सिमम टाइम लिमिट विल बी गो बियॉन्ड 180 डे 80 डेज, 180 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है कि आपको स्पेशल ऑडिट कराई जाएगी, ठीक है। तो ये कितना टेन्योर होना चाहिए? 180 डे, 80 डेज। और ये देखा जाता है कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से 180 दिनों से ज्यादा का भी टाइम लग जाता है, बट स्टिल जो इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है वो 180 दिन का टेन्योर दिया गया, 180 डेज का टेन्योर दिया गया है एसएससी को। यानी जो स्पेशल ऑडिट है उसकी रिपोर्ट रिसीव होनी चाहिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी रिपोर्ट रिसीव होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है ये 6 पॉइंट, टाइम लिमिट्स ऑफ पासिंग द ऑर्डर एज पर एक्सप्लेनेशन। जो भी स्पेशल ऑडिट हुआ है उसकी रिपोर्ट्स और उसके अकॉर्डिंग उसमें जो पाया गया, यानी उसमें जो रीजंस आए उसके अकॉर्डिंग उसमें जजमेंट्स दिया जाता है। और अगर आपको वो जजमेंट ठीक नहीं लगता है तो जो एसएससी होता है वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है कोर्ट में। जो सेल्स टैक्स की कोर्ट्स बनाई जाती है ना उनमें अपील कर सकता है कि भाई हमें डाउट्स हो रहे हैं, अभी ये क्लियर नहीं है, तो उसके लिए अपील भी कर सकता है। तो 180 डेज के बाद में जब उसको वो रिपोर्ट मिल जाती है उसके बाद वो अपनी अपील्स दायर कर सकता है। तो ये सारा जो 6 पॉइंट है ये ऑर्डर पास करने और उसके बाद की अपील से रिलेटेड है। तो ये फर्दर कोर्ट के पार्ट की बात है, ठीक है। स्पेशल ऑडिट हमारा यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसके बाद हमें अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग सेक्शंस में चाहे वो रेम्यूनरेशन के रिलेटेड हो कोई भी अपील हम दायर कर सकते हैं और डिपेंड करता है एसएससी पे। तो these are all the scenarios or all the subjective knowledge of special audit uh, part of as per income tax act 1961। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें भी हम आपको दे देंगे सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, और आपको फर्दर अगर पढ़ना हो तो आप इसके लिए देख सकते हो। क्लास ये यहीं तक है अपना। एंड क्लास हमने आपको थर्ड यूनिट गूगल क्लासरूम में ऐड कर दी है। आई होप अगर आपने चेक करी हो, किसी ने चेक करी है थर्ड यूनिट के नोट्स उसमें अटैच कर दिए हमने गूगल क्लासरूम में। क्लास किसी ने चेक की है नोट्स? अभी नहीं? नो ओके कोई मैम, बात। अभी नहीं किए हैं। ओके बेटा चेक कर लेना, उसमें थर्ड यूनिट के पूरे नोट्स अटैच कर दिए। एंड क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है? यस मैम। ओके लेट यस मी मैम, चेक। दे दिए। ओके बेटा, श्रुति, विवेक, शिवानी, अभिषेक, शमित, शश्विता, आज्ञा, अनमोल, मेघना, अभय, अभय शुक्ला तू, आशु, प्रीति, जया, प्रखर, आंशिका,
Anshika 1 and 2, Preeti Rajput, Ayushi, Dipali, Pooja, Raksha, Sadhana, Vanshika, Ritu, Tulika, Vaishnavi, Shifali. Okay. Is there anyone else? Please do mention your attendance. Okay, Moise, Sweetie, fine. Sakshi, Priya, okay. Is there anyone else? I am waiting. Mention मैम your विवेक attendance. यादव। Okay. Yes, Vivek. मैम अटेंडेंस लगा दीजिएगा। Mention the. Just mention your attendance in the chat box, beta. ओके मैम ओके। Fine. Class, everybody, please mention your attendance in the chat box with your section. Vivek, mention, beta. Okay, Vivek. Okay. Thank you, class. Thank you, ma'am. Welcome, Thank you, beta. ma'am.